जोर पूछ में अगली गुगली कौन चलता है। दिनेश। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आता हूँ हेमंत जी। इससे पहले दर्शक मित्रों आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज सुबह हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड अपलोड किया है, देखिएगा जरूर, कि भारत में गेहूं का प्रोडक्शन 10 से 15% जानबूझकर सरकार के द्वारा बढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि इस बार बताया गया कि 112 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जितने भी गेहूं के बड़े डीलर्स व्यापारी कुछ से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से 10 से 15% इंक्रीज करके दिखाया जा रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सरकार जीडीपी के फिगर्स उसके द्वारा एनहेंस करना चाहती है, एग्रीकल्चर की क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाकर। इस साल का जो लक्ष्य था, हर साल पिछले 3 साल से लगातार हो रहा है, हमारे पास मिनिमम 10 मिलियन टन का गेहूं होना चाहिए इमरजेंसी स्टॉक के लिए। इस समय पिछले 20 सालों में सबसे कम स्टॉक है 7 मिलियन टन इस टाइम। और इस बार का टारगेट था कि 38 मिलियन टन, यानी कि 112 का करीब करीब एक तिहाई सरकार उसको एमएसपी पे खरीदेगी। हालत ये हो गई कि हम मुश्किल से 20 पर पहुंचे हैं और वो 20 से मुश्किल से 22, 23, 24, 25 पे पहुंचेगा। और यकीन मानिएगा, इसमें सबसे बुरा हाल जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। अगर पंजाब ना हो तो हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा, क्योंकि इस 20 मिलियन टन जो अब तक कलेक्ट हुआ है, 38 मिलियन टन के टारगेट में से सिर्फ पंजाब ने दिया है। 20 में से 10 मिलियन टन सिर्फ पंजाब ने दिया है और बाकी 10 मिलियन टन में 6 मिलियन टन हरियाणा का है। उत्तर प्रदेश, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट है, सिर्फ 5 लाख, आधा मिलियन टन दिया उसने भारत के इस कोटे में, जिसे एमएसपी कहते हैं। और सेम राजस्थान में 5 मिलियन टन, 5 लाख टन, जिसको हाफ मिलियन टन कहते हैं। बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है। अगर पंजाब ये गेहूं ना दे तो आपकी 20 मिलियन टन आपको चाहिए मिनिमम, जो आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना है। तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 मिलियन टन है। और आपके पास इस समय टोटल मिला के जो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड जो बचा हुआ था सिर्फ 27 मिलियन टन है। यानी कि हमारे पास इमरजेंसी स्टॉक भी नहीं है। यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन 112 मिलियन टन नहीं है, जो गेहूं के बड़े व्यापारी हैं वो कहते हैं 95 और 100 के बीच का है। ये जानबूझकर पिछले 3 साल से सरकार बढ़ाकर दिखा रही है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है। तो इसके ऊपर ये मैंने एक छोटा सा एक 10 मिनट का एपिसोड है, 12 मिनट का जरूर देखिएगा। ये खबरें आप तक अक्सर पहुंचती नहीं है, लेकिन हम न्यूज टाइम में आप तक पहुंचाते हैं कि असली हालत खेती की क्या है और सरकार उसके द्वारा अपने जीडीपी के फिगर्स को मैनिपुलेट करती है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन 2% अप हुई है, 3% अप हुई है, 4% अप हुई है, बट इट गेट्स एडेड टू द टोटल टैली ऑफ द जीडीपी एक्चुअली। हेमंत कुमार जी, राजनीति में वापस आते हैं। यहाँ मैं दिनेश जी आपकी बात में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने एमएसपी घोषित किया है 2350 और स्थिति है कि जो खरीदारी हो रही है वो हो रही है 2250 से 2275 के में। तो यानी 75 से 100 रुपए कम में एमएसपी पे खरीदारी हो रही है गेहूं की। तो यानी सोचिए किसानों की हालत और कितनी खराब है। ठीक है, बस यही ऐड करना। 50% कोटा पंजाब दे रहा है, उसमें से 10 मिलियन टन वहां से हो चुका है। पंजाब ना दे तो मैं सच कह रहा हूं भारत भूखा मर जाएगा, मैं सच कह रहा हूं आपसे। हेमंत कुमार जी, आते हैं राजनीति पे वापस। पूरा परिदृश्य आपने सभी विद्वानों की बातें सुनी है, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और हाँ, बिहार को जरूर इंक्लूड कीजिएगा सर इसमें। धन्यवाद दिनेश जी। 2 चरणों का चुनाव संपन्न होते होते प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को भारत की राजनीति में एक मसखरा के रूप में स्थापित कर दिया है। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो मजाक का विषय बन जा रहा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं वो एक तरह से बाउंस होकर के उन्हीं की तरफ चला जा रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो अपनी बातों को, अपने किए गए वादों पर वो स्टिक करने के बदले में अब आज की तारीख में है। और यही वजह है कि उनकी भाषा भी जो है वो बिल्कुल एक तरह से वो जिला छाप नेता टाइप की हो गई है। और जिला छाप नेता टाइप की वो बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें वही अस्तर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अभी जो ये रायबरेली और अमेठी को लेकर के जिस तरह से उनका ट्वीट आया है, जो कुछ वो कह रहे हैं उसमें भी वही पुट है, वही उस जिला छाप वाला ही बात है। असल बात दिक्कत ये है कि उनको ये लग रहा था कि अमेठी में वहां स्टार वार होने जा रहा है और वो उसी तरह की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसी चाल चली है कि पूरा जो स्टार वार की उम्मीद किए हुए बैठे हुए थे बीजेपी के लोग, उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति को सामने रख दिया है। भले ही वो साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से उस इलाके में जाने जाते हैं। तो राहुल गांधी को वहां लाने से ये होता कि उनको एक नैरेटिव बनाने का अवसर मिलता। इस अवसर को कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी से उनके हाथ से छीन लिया है।
वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी सामने हो, उधर स्मृति ईरानी हो, और उसके बाद ये स्टार वार के रूप में उसको लड़ा जाए और पूरे देश में इसको लेकर के तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाए। तो राहुल गांधी के खिलाफ अब नैरेटिव गढ़ने का कोई मौका उनके पास खास करके चुनावी इसमें स्पेस में नहीं रह गया है। अब रायबरेली में जो उनको करना हुआ कर लेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी बनाम राहुल, ये वाला जो उनको उनके दिमाग में घूम रहा था कि इसको इसी पिच पर ला करके राहुल गांधी को हम ये डाउन करेंगे, तो यहाँ वो करने में बिल्कुल असफल रहे। तो कुल मिलाकर के जो रायबरेली और अमेठी वाला जो मामला है, उसमें बहुत चर्चा तो सब लोगों से हुई है। अब मैं बिहार के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि बिहार में 2 चरणों के चुनाव के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे साफ हो गया हुआ है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच का जो रिफ्ट है वो चुनाव में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप जो बहुत प्रचारित जो चुनाव क्षेत्र है उसमें आप अगर चिराग पासवान का हाजीपुर को आप ले लेंगे तो वहां स्थिति ये हो गई हुई है कि अभी चिराग पासवान ने कल वहां नॉमिनेशन किया है और जेडीयू की पूरी यूनिट उनके पीछे लग गई हुई है, उनके खिलाफ। वहां आरजेडी के कैंडिडेट के पक्ष में वो लोग काम कर रहे हैं। आप समस्तीपुर चले जाए, जहां वहां अशोक चौधरी की पुत्री संभवी वहां चुनाव लड़ रही है एलजेपी के टिकट पर, तो वहां क्या हो रहा है, वहां एलजेपी से लेकर के जेडीयू के तमाम तरह के लोग जो है उनके पीछे लगे हुए हैं और वो कांग्रेस के उम्मीदवार सन्नी हजारी के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ जो पूरा जो रिफ्ट है वो एक तरह से पूरे बिहार के चुनाव को एक नए तरह के इसमें ले जा रहा है। बिहार का चुनाव जो आज की स्थिति में ये हो गया हुआ है कि यहाँ बीजेपी के लिए दिक्कत ये आ रही है कि वो जो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने चिराग को लेकर के जो खेला किया था, वही खेला अब चिराग के साथ नीतीश कुमार के लोग कर रहे हैं। चिराग की दवा ही ये चिराग को खिलाई जा रही है। तो पूरे बिहार में एक तरह से ये एनडीए का जो अलायंस है वो भीतर से दरकता हुआ दिख रहा है और इसका फायदा इंडिया अलायंस को हो रहा है। अभी जो सामने जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो तीसरे चरण का चुनाव है, जो 5 जगहों पर जो चुनाव होने वाला है 5 सीटों पर, उसमें झंझारपुर है, उसमें अररिया है, खगड़िया है, मधेपुरा है, सुपौल है। और मुझे मेरी जो जानकारी है और जो ग्राउंड पर जो हम लोगों से बातचीत की है, इन 5 सीटों में दिक्कत बीजेपी के साथ, ये एनडीए अलायंस के साथ ये है कि ये वहां अपने आप को रिकवर करने नहीं जा रहे हैं। तो बिहार में उनको एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह ये है कि नीतीश कुमार के साथ और जो चिराग पासवान को लेकर के जो पिछला जो इतिहास रहा है, वो अभी के इस चुनाव में आकर के वो एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। उनका जो जनाधार है वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहा है और इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बिहार का चुनाव मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत अब मुश्किल होता जा रहा है और यहाँ की 40 सीटों में से पहले ये लग रहा था कि 50% का डेंट लगेगा, लेकिन अब लगता है कि वो और बढ़ेगा और वो कहां जाकर के रुकेगा इसके लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो पूरा ये है चुनाव का जो मोमेंटम जो सेट हुआ है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये डेंट जो है बीजेपी एनडीए को बहुत बड़ा डेंट बिहार में लगने जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि जब यूपी ने जो मोमेंटम पकड़ा है और बिहार में पहले से ये मोमेंटम स्थापित है और खास करके यहाँ देखेंगे कि जो तेजस्वी है, जो एक तरह से बिहार में तेजस्वी बनाम मोदी चुनाव हो गया हुआ है और इसमें मोदी के किसी भी नैरेटिव में इंडिया अलायंस के नेता नहीं फंस रहे हैं। हिंदू मुसलमान का सवाल हो, मंदिर का सवाल हो, पाकिस्तान का सवाल हो, किसी भी सवाल पर वो नहीं फंस रहे हैं। सिर्फ वो इसी बात को सामने लेकर के आ रहे हैं कि आखिरकार नौकरियों का क्या हुआ, आखिर संविधान और लोकतंत्र से जो खिलवाड़ आप लगातार कर रहे हैं, जो जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं देश की उनका आपने बंटाधार कर दिया है, उसका क्या हुआ। तो ये सारे सवाल, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल, नौकरी का सवाल, इन सवालों पर पूरा विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेर रहा है और उनके किसी नैरेटिव में फंस नहीं रहा है। इसका असर ये हो रहा है
कि यहाँ चुनाव उनके लिए फंसता हुआ दिख रहा है, वो चुनाव निकालने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। जी दिनेश जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे चक्र में आते हैं, उत्तर काफ़ी छोटे रखे